की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे कुछ खास और अहम खबरें। सबसे पहले बात राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल की बात करेंगे। राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिली है। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारी रोष उठ रहे सवाल और मांगों के मसले पर हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात होगी यूपी जल परिवहन परियोजना यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कार व हत्या के मामलों में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिलने की खबर चर्चा में है। राम रहीम को बार बार मिलने वाली पैरोल कानूनी और नैतिक रूप से बहस का कारण बन गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। राम रहीम को कब कब मिली पैरोल। पहली बार 24 अक्टूबर 2021 बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली। दूसरी बार 21 मई 2021 बीमार मां से मिलने के लिए ही फिर एक दिन के लिए जेल से बाहर आए। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए, तब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। चौथी बार 17 जून 2022 30 दिन के लिए, उन दिनों हरियाणा में निकाय चुनाव हुए थे। पांचवी बार 15 अक्टूबर 2022 40 दिन के लिए बाहर आए, उस दौरान आदमपुर उपचुनाव हुआ था। छठी बार 21 जनवरी 2023 शाह सतनाम जयंती के वक्त 40 दिन के लिए बाहर आए। सातवीं बार 20 जुलाई 2023 30 दिन के लिए, 15 अगस्त को गुरमीत का बर्थडे होता है। आठवीं बार 21 नवंबर 2023 21 दिन के लिए, उस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। नौवीं बार 19 जनवरी 2024 50 दिन के लिए, मौका लोकसभा का चुनाव था। 10वीं बार 13 अगस्त 2024 21 दिन के लिए, 15 अगस्त को बर्थडे पड़ता है। 11वीं बार 1 अक्टूबर 2024 21 दिन के लिए, संयोग मानिए तो उन दिनों हरियाणा में चुनाव हो रहे थे। 12वीं बार 28 जनवरी 2025 30 दिन के लिए, चुनाव के हिसाब से देखें तो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। 13वीं बार 9 अप्रैल 2025 41 दिन के लिए, तब डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाया गया। 14वीं बार 5 अगस्त 2025 40 दिन के लिए, मौका तो 15 अगस्त को बर्थडे ही था। 15वीं बार 3 जनवरी 2025 फिर से 40 दिन के लिए। 8 साल की सजा में 387 दिन बाहर। राम रहीम को हाल ही में 20 दिन की पैरोल दी गई। यह उसके कारावास के दौरान मिली है। 15वीं पैरोल है। आपको बता दें कि हर बार की तरह डेरा प्रमुख ने अपनी पैरोल के लिए व्यक्तिगत कारणों या डेरा के कार्यक्रमों का हवाला दिया है। पैरोल के दौरान राम रहीम को जेल प्रशासन द्वारा तय की गई सख्त शर्तों का पालन करना होता है। आमतौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रुकने का निर्देश दिया जाता है। इस दौरान उन्हें सार्वजनिक रैलियां करने या राजनीतिक बयानबाजी करने की अनुमति नहीं होती। बहरहाल बलात्कारी राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिलना किसी राहत से कम नहीं। आपको बता दें कि अपनी सजा की शुरुआती 8 साल में गुरमीत राम रहीम 1 साल से ज्यादा वक्त जेल से बाहर रहा। सवाल इस बात का है कि आखिर गुरमीत में ऐसी कौन सी खूबी है जो वैसे ही अपराधी आसाराम या किसी दूसरे में नहीं है। गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद सजा मिली थी। ताजा पैरोल के दौरान गुरमीत डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेगा। आपको बता दें कि 4 महीने पहले ही गुरमीत रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया था। उसी दौरान उसका जन्मदिन भी था। पैरोल का कानूनी आधार और विवाद। तर्क दिया जा रहा है कि पैरोल प्राप्त करना हर कैदी का कानूनी अधिकार है, बशर्ते उसका जेल में अच्छा आचरण हो। अक्सर देखा गया है कि राम रहीम की पैरोल हरियाणा या पंजाब के चुनावों के आसपास होती है, जो विवाद का विषय है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण राम रहीम को बार बार बाहर आने देती है। राम रहीम को 2 साध्वियों से बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की
हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा मिली है। आलोचकों का मानना है कि ऐसे गंभीर मामलों में इतनी ज्यादा उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पूर्व में सरकार से सवाल किया था कि राम रहीम को ही इतनी विशेष सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। बलात्कार के ऐसे और भी मामले हैं जिनमें सजा भी हुई है, लेकिन गुरमीत राम रहीम जैसी सुविधा किसी को नहीं मिल पाती है। आसाराम बापू को तो एक बार सजा हुई और उसके लंबे अरसे बाद अंतरिम जमानत मिल सकी। गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को 20 साल कैद हुई थी। उसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में भी उम्र कैद हुई। डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह के हत्या के मामले में भी अक्टूबर 2021 में सीबीआई की स्पेशल अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 3 साल बाद हाईकोर्ट ने गुरमीत को उस केस से बरी कर दिया। गुरमीत को सजा मिलने के करीब 4 साल बाद पैरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला था और उसके बाद से तो सिलसिला जैसे थम ही नहीं रहा है। सजा काटने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा लगता है जैसे अपराधी नजदीकी थानों में हाजिरी लगाने जाते हैं। गुरमीत राम रहीम ठीक वैसे ही जेल में पेशी के लिए जाता है। गौरतलब यह है कि 20 में से बीते 8 साल और 4 महीने की सजा में गुरमीत राम रहीम अब तक 387 दिन जेल से बाहर रहा। मतलब 1 साल से भी ज्यादा समय ऐसा है जो उसने जेल में नहीं बिताया। गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने को पीड़ित जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताते हैं। कहा जाता रहा है कि सरकारें लंबे समय से जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर पूरी तरह चुप है, जबकि बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल दी जा रही है। इससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। वहीं नियमों की बात करें तो किसी कैदी को पैरोल तभी मिल सकती है जब उसने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो। विशेष परिस्थितियों में ऐसा तभी हो सकता है जब परिवार में किसी की मौत हो या गंभीर बीमारी की स्थिति हो, किसी करीबी की शादी हो या ऐसा ही कोई जरूरी वजह हो। पहली बार और दूसरी बार गुरमीत को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन 3 बार तो गुरमीत को पैरोल तब मिली जब उसको बाहर आकर बर्थडे मनाना होता है, वो भी 21 दिन से लेकर 40 दिन के लिए। और 6 बार तो पैरोल तब मिली जब कोई ना कोई चुनाव होना था। यहाँ तक कि डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के मौके पर भी वो 41 दिन के लिए जेल से बाहर रहा। राम रहीम के लिए नरम दिली क्यों? बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा याफ्ता के प्रति सरकार और प्रशासन की ऐसी नरमी को राजनीतिक मजबूरी या दबाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? राम रहीम की 15वीं पैरोल एक बार फिर न्याय व्यवस्था और सत्ता के बीच के तालमेल पर सवाल खड़े कर रही है। जहां समर्थक इसे कानून सम्मत प्रक्रिया मानते हैं, वहीं पीड़ित पक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे न्याय का मखौल बताते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड दिन ब दिन नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवालों के जाल बुनता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मामला वर्ष 2022 सितंबर का है। पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित वंतारा रिसोर्ट में काम करती थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के सीबीआई जांच की मांग पर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंकिता भंडारी न्याय महारैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जनता के मन में सवाल है कि वीआईपी जिसे बचाने की, क्या वो वीआईपी दुष्यंत गौतम है जिसे बचाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है? वहीं यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर का कहना है कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार वीआईपी और वो उस दिन हरिद्वार से वंतारा रिजॉर्ट आने वाले थे, जिनके लिए अंकिता भंडारी को मनाया जा रहा था। तो जब साक्ष्य मिल चुका है तो सरकार इसकी जांच कराए। पूरा प्रदेश आज एकजुट होकर एक आवाज में अंकिता की हत्या की जांच की मांग कर रहा है। जब से
अंकिता का जजमेंट आया था तो सब लोगों के मन में एक सवाल था कि ये आधा अधूरा जजमेंट है, क्योंकि वीआईपी कौन है, रातों रात बुलडोजर क्यों चला, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। ये जो सुबोध उनियाल हैं जो सरकार का बचाव करने के लिए प्रेस में आए थे, एक तो मैं समझता हूं कि वो अपने को शायद अधिवक्ता भी बताते हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक अधिवक्ता कैसे इतनी हल्की बात कह सकता है कि जनता साक्ष्य लाके दे। साक्ष्य संकलन हमेशा पुलिस का काम होता है। मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रभावी व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्लियर कट मेंशन है, वन थिंग। दूसरा, उन्होंने ये माना कि इस दौरान एसआईटी ने जो काम किया है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का टाइम हो चुका था वो फाइनल वर्डिक्ट के दौरान, ये माना कि विवेचना एकदम सही दिशा में है। एक सही ऑफिसरों का ग्रुप इस विवेचना को सही दिशा में लेके जा रहा है। प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ भाजपा को घेरते हुए जनता के मुद्दों के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सरकार के लिए बड़ी टेंशन बन चुका है। सभी पक्षी दल अब सरकार को चारों तरफ से चुनौती देते नजर आ रहे हैं और भाजपा भी हर निष्पक्ष जांच का हवाला दे रही है, लेकिन अब तक विरोध निपटाने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतमा सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो एसआईटी गठित की थी, क्या उसने विधायक रेणु बिष्ट का बयान लिया या क्या अंकिता भंडारी के फोन और डायरी से मिले साक्ष्य इकट्ठा किए। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने इस मामले को निष्पक्ष जांच की। देखिए, मैंने अभी कहा आपसे, बड़ा बचकाना और धिक्कारने वाला बयान है ये। पूछना चाहती हूँ मैं सुबोध उनियाल जी से, उन्होंने जो एसआईटी गठित की थी, क्या उस एसआईटी ने रेणु बिष्ट का स्टेटमेंट लिया? क्या उस एसआईटी ने अंकिता भंडारी के मित्र का स्टेटमेंट लिया? क्या उस एसआईटी ने अंकिता भंडारी के फोन में जो बातें मिली, उसकी डायरी में जो बातें मिली, उसका संज्ञान लिया? देखिए, मामला जग जाहिर है। हमारे उत्तराखंड की बेटी, मैं बोलता हूँ कोई किसी व्यक्तिगत बेटी नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बेटी आज न्याय के लिए उसकी आत्मा तड़प रही है और इसीलिए पूरा उत्तराखंड जागा है, पूरा उत्तराखंड एकत्र हुआ है। और हमारे सारे पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं अपने झंडे के साथ, अपनी ये ग्रीन जैकेट के साथ, इन जो उत्तराखंड की जो भ्रष्टाचारी बेविचारी सरकार है, इसको जगाने के लिए इकट्ठा हुई है। दुर्भाग्यजनक जो एक घटना हुई है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने एक त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें एसआईटी जांच का गठन किया और एसआईटी ने भी सारे तथ्यों को की विवेचना करते हुए माननीय न्यायालय में रखे और माननीय न्यायालय ने न केवल उन आरोपियों को जेल के अंदर भेजा बल्कि आजीवन कारावास की कठोर सजा भी उनको सुनाई है। और जब मुख्य आरोपी थे उनको सजा मिल चुकी है तो फिर हम समझते हैं कि कांग्रेस इसमें जो सीबीआई की जांच है उसको क्यों कर रही है, हमारी समझ से परे है। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एक बार फिर सुर्खियों में है कि भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते बीते रविवार राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के रूप में महारैली निकाली गई। इसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग अंकिता भंडारी के समर्थन में देहरादून के सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। आंदोलनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला भी दहन किया।
विपक्ष का कहना है कि जनता के मन में सवाल है वो वीआईपी दुष्यंत गौतम है, इसे बचाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। सामाजिक और विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा कि सरकार शुरुआत से ही वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इस मामले की पूरी तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे में सरकार हर जांच करने का वादा तो कर रही है, सत्य और ठोस सबूत की मांग हो रही है, तभी सीबीआई जांच को सही माना जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जल्द ही देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होने जा रहा है जहां सड़क, रेल के साथ साथ जल परिवहन भी आधुनिक रूप में उपलब्ध होगा। इससे न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि लोगों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। वाटर मेट्रो से क्या क्या होंगे फायदे? सड़कें हल्की होंगी, सार्वजनिक परिवहन विकल्प, पर्यटन को बढ़ावा, आरामदायक स्वच्छ यात्रा का अनुभव। जल परिवहन परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जाहिर सी बात है कि इससे उत्तर प्रदेश में जल परिवहन का नया दौर शुरू होगा। लोग सड़क के जाम से बचकर नदी की लहरों पर आराम से सफर कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही ये सपना हकीकत बनेगा और लोग वाटर मेट्रो का मजा ले सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के विशेषज्ञों ने गोमती नदी में वाटर मेट्रो के संचालन को लेकर अपनी तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी में वाटर मेट्रो चलाना पूरी तरह से संभव है। इन शहरों में वाटर मेट्रो प्लान: मथुरा, आगरा, यमुना नदी में जल परिवहन, गोरखपुर, रामगढ़ ताल में वाटर मेट्रो, बलिया, सुरहा ताल में, वाराणसी व प्रयागराज, गंगा नदी में पहले से ही परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जगहों पर वाटर मेट्रो की तकनीकी रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। इनमें लखनऊ की गोमती नदी के अलावा मथुरा से आगरा तक यमुना नदी, गोरखपुर का रामगढ़ ताल और बलिया का सिरहा ताल शामिल है। गंगा नदी पर भी इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी वाटर मेट्रो की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। बता दें कि ये परियोजना केरल के कोची वाटर मेट्रो से प्रेरित है, जहां पर नदियों और बैकवाटर्स पर आधुनिक इलेक्ट्रिक बोट से मेट्रो सेवा चल रही है। कोची मेट्रो के विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश को तकनीकी मदद दे रहे हैं। वाटर मेट्रो में आधुनिक बोट्स इस्तेमाल होंगी जो बिजली से चलेंगी और प्रदूषण नहीं फैलाएंगी। मेट्रो प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं: ये वाटर मेट्रो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे केवल यातायात के साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक पर्यटन आकर्षण के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और आधुनिक जेटी शामिल होगी। गोमती के किनारे बसे घनी आबादी वाले इलाकों को जलमार्ग से जोड़कर सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा: योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले नदी में सुरक्षित आवाजाही के लिए सिग्नल और गाइडेंस सिस्टम लगाया जाएगा। नदी के किनारों पर आधुनिक जेटी, पोर्टून और टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इन टर्मिनल्स को मुख्य सड़कों और बस स्टैंडों से जोड़ा जाएगा ताकि यात्री आसानी से सफर कर सकें। इसमें ऑटोमेटिक फेयर कनेक्शन, चार्जिंग स्टेशन और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक प्रतीक्षालय होंगे। वाटर मेट्रो चलाने के लिए नदी में पर्याप्त पानी और सफाई जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती कायाकल्प मिशन शुरू किया। इससे पहले चरण में गोमती नदी के चुनिंदा हिस्सों में वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। इसके तहत आधुनिक और सुरक्षित नावों के साथ ही जेटी और टिकटिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी। अगर पहला चरण सफल होता है तो फिर भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। गोमती के कायाकल्प का क्या है प्लान? 95% शहरी सीवेज को नदी में गिरने से रोका जाएगा। नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी ताकि बड़े जलपोत चल सके। नए आर्द्र भूमि और ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश सरकार वाटर मेट्रो परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल होगी और लोगों को सस्ता व आरामदायक सफर मुहैया कराएगी। इस दिशा में 4 जनवरी को लखनऊ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक संजय कुमार से मुलाकात की। बैठक में मुख्य रूप से लखनऊ की गोमती नदी पर वाटर मेट्रो चलाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कोची मेट्रो के विशेषज्ञों ने गोमती नदी में जल परिवहन की तकनीकी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें साफ कहा गया है कि गोमती नदी में वाटर मेट्रो चलाना पूरी तरह से संभव है। अगर सही योजना बनाई जाए तो ये परियोजना
बहुत सफल हो सकती है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम तेज कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले नेविगेशनल एड्स यानी कि नदी में सुरक्षित सफर के लिए जरूरी संकेत और सुविधाएं लगाने का काम शुरू होगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव की स्टडी, टर्मिनल जेटी और बिजली की व्यवस्था जैसे कामों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सरकार से बजट मंजूरी ली जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वाटर मेट्रो न सिर्फ शहरों में ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा में श्रद्धालुओं को आसानी से घूमने की सुविधा मिलेगी। स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती के संकल्प को साकार करने के लिए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। दरअसल ये समाज के हर वर्ग की सहभागिता से चलने वाली एक जन आंदोलनात्मक पहल है। गोमती में एक भी बूंद सीवरेज न गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति बनाई जा रही है। वहीं तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश में काम चल रहा है। वहीं लखनऊ में गोमती नदी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 180 मीटर लंबे इस ब्रिज को शासन से मंजूरी मिल गई है। परियोजना को 18 महीने में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए पहले किश्त के तौर पर धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं कि थीम पर बनने वाला ब्रिज शहर को एक नई पहचान देगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।